સ્વાગત છે મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં। આપણે ટાટ બેન્ચની તૈયારી કરી રહ્યા છીએ અને એની સાથે સાથે જ આપણે અનેક શિક્ષણ વિધિઓ એટલે કે હિન્દીની જે શિક્ષણ વિધિઓ છે એના વિશે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અને એના માટેના વિડીયો મેં મારી ચેનલ પર પહેલેથી જ અપલોડ કર્યા છે। આજે એવી જ એક શિક્ષણ એટલે કે રચના શિક્ષણ માટે જે ઉપયોગી વિધિઓ છે એના વિશે આજે આપણે શીખવા જઈ રહ્યા છીએ। એટલે કે આપણે પદ્ય શિક્ષણ જોયું, ગદ્ય શિક્ષણ જોયું, એવી જ રીતે રચના શિક્ષણ। તો રચના શિક્ષણનો પરિચય મેળવશું, એના પ્રકાર, સોપાન તેમજ રચના શિક્ષણ માટે કઈ કઈ વિધિઓ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે તો તેના વિશેનો પરિચય આપણે આ વિડીયોમાં જોવા જઈ રહ્યા છીએ। તો શરૂ કરીએ આજનો આ વિડીયો। તો સૌથી પહેલા આપણે રચના શિક્ષણનો પરિચય મેળવી લઈએ। રચના કોને કહેવામાં આવે? તો રચનાનો પરિચય મેળવતા પહેલા આપણે જોઈએ કે રચના એટલે શું। तो जब भी कभी भाषा तथा भाव को सुंदर ढंग से एवं क्रमबद्ध रूप से लिखा जाए तो उसे क्या कहा जाता है? रचना कहा जाता है। यहाँ टाइपिंग भूल हुई है तो उसे क्या कहा जाता है? रचना कहा जाता है। यानी कि जब भी कभी भाषा के माध्यम से किसी भाव को सुंदर ढंग से क्रमबद्ध रूप में लिखा जाए तो उसे क्या कहा जाता है? रचना कहा जाता है। जैसे कविता हुई, निबंध हुआ, उपन्यास हुआ, जीवनी, नाटक, तो वो क्या है, हम भाषा का प्रयोग करके अपने भाव को सुंदर ढंग से एवं क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? रचना कहेंगे। तो रचना जो शब्द है कहाँ से आया है? रचना जो शब्द है वो कॉम्पोजिशन शब्द से आया है। कॉम्पोजिशन शब्द क्या है? अंग्रेजी है। कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसका अनुवाद या रूपांतरण है रचना। कॉम्पोजिशन जो है उसका अनुवाद भी कर सकते हैं या रूपांतर भी कर सकते हैं। वो कॉम्पोजिशन शब्द से रचना शब्द आया है। तो रचना का सामान्य अर्थ, रचना का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो हम रचना का सामान्य अर्थ कह सकते हैं कि सजाना। रचना करना यानी सजाना, बनाना या क्रमबद्ध करना। रचना का सामान्य अर्थ हम यह भी कह सकते हैं कि रचना यानी सजाना, बनाना या फिर क्रमबद्ध करना। आगे देखते हैं। तो रचना के प्रकार, रचना के प्रकार कौन कौन से हैं? तो रचना के मुख्य दो ही प्रकार माने जाते हैं। कितने प्रकार माने जाते हैं? दो प्रकार माने जाते हैं। एक है मौखिक रचना। एक कौन सी है? मौखिक रचना, यानी कि जो हम बोलते हैं वो क्या है? मौखिक है। और दूसरी है लिखित रचना। कौन सी है? लिखित रचना। लेकिन आज के आधुनिक युग में 21वीं सदी में हम रचना के और भी प्रकार कर सकते हैं, जैसे दृश्य रूप में दिखाई गई रचना या फिर श्रव्य रूप में दिखाई गई रचना, ऐसा भी हम कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से रचना के कितने प्रकार माने जाते हैं? सिर्फ दो ही प्रकार माने जाते हैं। लेकिन 21वीं सदी में दृश्य और श्रव्य भी कह सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो दृश्य है उसमें से भी पहले लिखित रूप में लिखा जाता है, बाद में उसका क्या होता है? दृश्यांकन होता है, उसका फिल्माइजेशन होता है। तो ये वो भी क्या हुई? लिखित रचना भी हुई। श्रव्य जो भाषा है उसका भी पहले लिखित रचना के रूप में लिखा जाता है, बाद में उसका हम बोलते हैं भाष्य के द्वारा। तो ये हुई क्या हुई? लिखित रचना। लेकिन अलग अलग प्रकार, अलग अलग रूप हम कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से मौखिक रचना और लिखित रचना ये ही रचना के प्रकार माने जाते हैं। आगे देखते हैं। तो रचना शिक्षण के सोपान। तो रचना शिक्षण के सोपान कौन कौन से हैं? तो रचना करते समय हम कौन कौन से सोपानों को ध्यान में रखकर रचना करते हैं या करनी चाहिए? तो देखते हैं। तो लिपि का ज्ञान,
यानी कि रचना करते समय हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? लिपि का ज्ञान होना अधिक आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम जिस भाषा में रचना लिखने वाले हैं, तो उस भाषा की लिपि का हमें ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। उस लिपि के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम रचना कर सकते हैं। जैसे हमें हिंदी में लिखना है, तो हिंदी की लिपि कौन-सी है? देवनागरी है। कौन-सी लिपि है? देवनागरी है। तो देवनागरी लिपि के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसी प्रकार गुजराती लिखते हैं, तो गुजराती की भी लिपि देवनागरी है, तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अंग्रेजी में लिखते हैं, तो अंग्रेजी की जो भाषा है, उसकी लिपि के बारे में पता होना चाहिए। फारसी भाषा है, फारसी की लिपि के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि जब भी हम किसी भी भाषा में कोई भी रचना करते हैं, तो उस भाषा के लिपि का ज्ञान होना अधिक आवश्यक है। तभी हम रचना लिख सकते हैं। अगर हमें उस लिपि का ज्ञान नहीं है, तो हम उस लिपि के उस भाषा में रचना लिख नहीं सकते। आगे देखते हैं, तो शब्द एवं वाक्य रचना, यानी लिपि का ज्ञान हुआ है, हमें हुआ है, लेकिन अगर हमारे पास शब्द नहीं है, वाक्य रचना ठीक से नहीं होती, तब भी हम रचना ठीक से नहीं कर पाते। हमें उचित शब्द एवं वाक्य रचना अच्छी तरह से आनी चाहिए, तभी हम अच्छी रचना लिख सकते हैं। शब्द भंडोर हमारा उस भाषा में होना चाहिए, तभी हम उचित शब्द, कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग करना है, उसका ज्ञान भी हमें होना चाहिए। जैसे कि पानी, पानी एक शब्द है। पानी का तात्पर्य का है कि पीने लायक पानी, ठीक है? तो उसके जो समानार्थी शब्द हुए, जल हुआ, नीर हुआ, तो ये समानार्थी शब्द है। तो कभी-कभी हमें क्या होता है कि पानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन हर एक जगह हम पानी का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि गंगा जड़, क्या हुआ? गंगा जड़। तो गंगा जड़ में जल क्या है? जल का समानार्थी क्या हुआ? पानी हुआ। क्या हुआ? पानी हुआ। लेकिन यहाँ हम गंगा पानी ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते। गंगा नीर ऐसा भी प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन गंगा जड़ इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो कभी-कभी हमें पानी का जो शब्द है, समानार्थी शब्द है, उसका प्रयोग भी हमें ठीक से आना चाहिए। उसका हमें शब्द भंडार होना चाहिए, तभी हम अच्छी रचना लिख सकते हैं। बाद में है क्रमबद्ध भाषा रचना। हमें शब्द रचना, वाक्य रचना का ज्ञान हो, बाद उससे भी अच्छा है क्रमबद्ध भाषा रचना। कौन सी रचना? क्रमबद्ध भाषा, यानी कि जो हम भाषा लिखते हैं, उसे क्रमबद्ध तरीके से लिखना। जो भी शब्द हमारे पास है, उसे क्रमबद्ध तरीके से लिखना अधिक आवश्यक माना जाता है। जैसे कि यहाँ हमने लिखा है, रचना शिक्षण के सोपान। अगर इसे क्रमबद्ध तरीके से ना लिखे, तो हम कैसे लिखेंगे? सोपान पहले लिखेंगे, शिक्षण लिखेंगे रचना के, तो यह क्रमबद्ध नहीं हुई। लेकिन क्रमबद्ध तरीके से लिखने के लिए हमें इस तरह लिख सकते हैं, क्रमबद्ध शिक्षण के सोपान। शुद्ध भैंस का दूध मिलेगा, ऐसा हम बोलते हैं, अथवा कभी-कभी हमने सुना है, लेकिन यह क्रमबद्ध भाषा नहीं होगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं, भैंस का शुद्ध दूध यहाँ मिलेगा। यह क्या हुई? क्रमबद्ध भाषा रचना हुई। तो इस तरह हम रचना शिक्षण के सोपान इस प्रकार दे सकते हैं। आगे देखते हैं, रचना शिक्षण की विधियां। रचना शिक्षण की विधियां कौन-कौन सी है? तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली है खेल प्रणाली विधि। खेल प्रणाली जो विधि है, यानी खेल प्रणाली, इसमें क्या है कि खेल के माध्यम से हम कोई भी रचना कर सकते हैं, यानी सिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने साहचर्य या अगले वीडियो में बताया था। तो क्या है कि खेल में हम कभी-कभी बच्चों को
रमत के माध्यम से। देखिए प्राथमिक शाला होती है तो उसमें गिनती सिखाने के लिए जो कंकर है तो कंकड़ों का सहारा लिया जाता है, पत्तों का सहारा लिया जाता है। उससे हम खेल के माध्यम से बच्चों को अच्छी तरह सिखा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चों को आनंद भी आता है और वो अच्छी तरह सीख भी सकते हैं। दूसरा है प्रश्नोत्तर प्रणाली। प्रश्नों के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। अलग अलग प्रश्न रचना के माध्यम से भी हम सिखा सकते हैं। उद्बोधन प्रणाली। उद्बोधन प्रणाली में क्या होता है, हम उद्बोधन के माध्यम से यानी कि किसी महान आदमी के आत्मकथा के बारे में, उसके जीवन के बारे में, सांस्कृतिक स्थानों के बारे में बताकर उद्बोधन करके हम उसे रचना शिक्षण दे सकते हैं। वर्णन किया जाता है उद्बोधन में। आगे की है रूपरेखा प्रणाली। रूपरेखा जो प्रणाली है वो प्रत्येक स्तर पर काम आती है। रूपरेखा में क्या होता है, हम जब भी किसी रचना बनाने वाले हैं तो उसकी रूपरेखा दी जाती है। जैसे कि पहले प्रस्तावना लिखना, हम निबंध लिखते हैं तो निबंध के बारे में थोड़ी रूपरेखा दी जाती है कि प्रस्तावना है, वर्षा ऋतु का निबंध है तो वर्षा का आगमन कब होता है, तो वहाँ प्रकृति में कौन सा परिवर्तन आता है, उससे क्या होता है, किसानों को किस तरह उपयोगी है। तो ये क्या हुई, रूपरेखा हुई। तो उस रूपरेखा के माध्यम से हम वर्षा ऋतु का निबंध लिखते हैं। तो इस प्रकार रूपरेखा के माध्यम से रचना शिक्षण दी जाती है। आगे की है प्रवचन या व्याख्यान प्रणाली। व्याख्यान प्रणाली के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है, तो इसमें बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। व्याख्यान के माध्यम से हम रचना शिक्षण दे सकते हैं। बाद में है आदर्श प्रणाली। आदर्श प्रणाली यानी किसी व्यक्ति के बारे में या निबंध के बारे में पहले हम विद्यार्थियों को मौखिक रूप से समझा देते हैं कि यह जो निबंध है इस प्रकार है, होली का निबंध है तो होली के निबंध के बारे में हम उसे मौखिक रूप से समझा देते हैं। बाद में वो उस निबंध को आदर्श मानते हुए अन्य निबंध लिख सकते हैं। वर्षा ऋतु का निबंध मौखिक रूप से समझा दिया, बाद में उस वर्षा ऋतु के निबंध को आदर्श मानते हुए वो कौन से अलग अलग निबंध लिख सकते हैं। आगे देखते हैं प्रबोधन प्रणाली। कौन सी प्रणाली है, प्रबोधन प्रणाली। तो इसमें क्या होता है, निर्देशन प्रणाली कभी कर सकते हैं इसे, तो संक्षिप्त रूप में उसे प्रतिपादन किया जाता है प्रबोधन प्रणाली में। अनुकरण प्रणाली। अनुकरण प्रणाली में अनुकरण के माध्यम से यानी कि कोई रचना जो है हम लिखित रूप में ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं, श्याम पट पर लिख देते हैं, तो उसका अनुकरण करके विद्यार्थी जो है उसे लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, नाटक लिख सकते हैं, तो वो अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। तो वो क्या हुई, अनुकरण प्रणाली। आगे है तर्क प्रणाली। धार्मिक, राजनीतिक या कोई भी हो, सामाजिक या फिर वैज्ञानिक, कोई भी जो विषय है या घटना है उस पर हम विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद में विद्यार्थी क्या करते हैं, उसमें अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं, विषय के अनुरूप अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो वो क्या हुई, रचना शिक्षण की तर्क प्रणाली। आगे देखते हैं चित्र वर्णन, यानी कि चित्र के माध्यम से कोई चित्र हम दे देते हैं। जंगल का चित्र हुआ तो जंगल के चित्र में को देख के हुए विद्यार्थी जो है, छात्र जो है वो क्या करते हैं, तो उस पर से अपना रचना प्रस्तुत करते हैं, कहानी प्रस्तुत करते हैं या वार्ता प्रस्तुत करते हैं या कुछ भी हम जो भी देते हैं, निबंध देते हैं, कुछ भी वो प्रस्तुत करते हैं चित्रों के माध्यम से। तो वो क्या हुई, चित्र वर्णन। अब देखते हैं महत्व। तो रचना शिक्षण का महत्व क्या है, तो उससे क्या होता है, लेखन शक्ति का विकास होता है। छात्रों में क्या होता है, लेखन शक्ति का विकास होता है। इससे रचना के माध्यम से
छात्रों में विवेचनात्मक शक्ति, विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति का विकास होता है। रचना शिक्षण से विवेचनात्मक यानी विवेचना कर सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं, उसकी विवेचना कर सकते हैं। विचार शक्ति यानी जो भी मुद्दा हमने प्रस्तुत किया है उसके बारे में अधिक से अधिक विचार विमर्श करके छात्र अपनी शक्ति का विकास कर सकता है। कल्पना करता है कि इस प्रकार ये होगा इस प्रकार, तो कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। छात्र में सृजनात्मक, रचनात्मक, अभिव्यक्ति एवं चिंतन आदि प्रवृत्तियों का विकास होता है। सृजनात्मक सृजन करता है, रचना करता है, अभिव्यक्त करता है, अपने रचना के बारे में चिंतन करता है, आदि प्रवृत्तियों का विकास छात्र में होता है। आगे देखते हैं, तो माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर रचना शिक्षण कैसे उपयोगी है, किस प्रकार हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार दे सकते हैं, पत्र लेखन, कोई पत्र लिखने के बारे में बताकर रचना करा सकते हैं। जैसे कि अपने बड़े भाई को पत्र लिखो, अपनी छोटी बहन को पत्र लिखो, अपने माता पिता को लिखो, या फिर कुछ भी निमंत्रण पत्र लिखो। इस प्रकार पत्र लेखन करा सकते हैं। शुद्ध लेखन यानी कि शुद्ध लेखन में क्या है, अशुद्ध जो शब्द हुए, कोई भी शब्द है, कोई भी वाक्य है अशुद्ध, तो उसे शुद्ध रूप में लिखकर रचना शिक्षण करा सकते हैं। आगे है पर्यायवाची, यानी कि मैंने बताया कि पानी शब्द जो है उसके पर्यायवाची लिखना। जल, नीर, आकाश, आकाश का पर्यायवाची है गगन, नभ, तो ये पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रकार हम पर्यायवाची शब्द के बारे में शिक्षा देकर रचना शिक्षण करा सकते हैं। अपठित गद्यांश एवं पद्यांश का अभ्यास, यानी कि जो हमने पढ़ा नहीं है गद्यांश पद्यांश, उसका अभ्यास भी हम करा सकते हैं रचना के माध्यम से। महापुरुष की जीवनी लिखने का अभ्यास, यानी कि महापुरुष जो है, आत्मकथा पढ़ी हो तो उसके बारे में सार लेखन लिख सकते हैं, तो वो भी क्या हुई, रचना हुई। जीवनी लिख सकते हैं टूक में या संक्षिप्त में। निबंध लिखना, निबंध लिखना भी एक प्रकार की रचना हुई। कहानी का अभ्यास, कहानी लिख सकते हैं, वो भी रचना हुई। संवाद लेखन कर सकते हैं नाटक के बारे में, या फिर आपने जो नाटक देखा हो उसके बारे में संवाद लेखन कर सकते हैं। या प्राथमिक शाला में हम या माध्यमिक शाला में किसी नाटक का शिक्षण देते हैं और उस नाटक का रंगमंच करना होता है, तो उसमें संवाद लिखने की कला विकसित कर सकते हैं, तो वो क्या हुआ, संवाद लेखन। नाटक लेखन। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી આવનારા વિડીયોનો નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। આવા જ વિડીયો સાથે બન્યા રહો મારી ચેનલ સાથે। આપણે હવે પરીક્ષાના ફક્ત 2 જ દિવસ બાકી છે, રવિવારે પરીક્ષા છે, તો તમને એના માટે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। થેન્ક યુ, આભાર।